नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो इस सीरीज का ये मेरा 5वां लेक्चर है। इस सीरीज के 4 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 की क्रांति से पिछले वर्षों में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ पूरे 1857 की क्रांति का हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए इस लेक्चर को हम इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। इसी तरह एक के बाद एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे। इन्हें ठीक प्रकार से पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो दिसंबर 1856 में जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक थी लोहे की, उसको बदलकर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था प्रयोग करने से पहले। और ऐसी अफवाह उड़ी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। तो दांत से जब हम तोड़ते हैं तो वो चर्बी दांत पे जाकर के लग रही है। तो इससे ये अफवाह जैसे जैसे फैली, इससे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों क्रोधित होने लगे, जो कि पहले से ही ये डरे हुए थे। कहा जाता था कि सेना में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो गया था, ईसा मसीह का गुणगान होता था, भगवान राम और मोहम्मद साहब इनको गालियां दी जाती थी अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। तो ये सब जो भारतीय सिपाही देख रहे थे, और फिर ये भी बात हो गई तो समाज में भी लोग कहने लगे कि तुम क्या धार्मिक शुद्धता की बात कर रहे हो, तुम लोग तो गाय और सुअर की चर्बी को जो है अपने दांतों से स्पर्श कर रहे हो, यानी मुंह में लगा रहे हो। तो ये क्या है कि पूरी तरह से धर्म तुम्हारा भ्रष्ट कर रही है ब्रिटिश सरकार। और चूंकि पहले से ही सैनिक आशंकित थी कि ये जो सरकार है ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है, तो इससे पुख्ता हो गया। तो ये दिसंबर 1856 में आई एनफील्ड राइफल्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं पूरा जो है क्या प्रक्रिया थी जो है इस कारतूस की, कैसे ये प्रयोग होता था, ये पूरा चित्रों के द्वारा समझाया गया है। और यही जो है तात्कालिक कारण था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के कारणों को हम देखें तो बहुत सारे कारण दिखते हैं। राजनीतिक कारण दिखेगा, आर्थिक कारण दिखेगा, सामाजिक कारण दिखेगा, धार्मिक कारण दिखेगा, लेकिन तात्कालिक कारण जो हमें दिखता है वो इसी कारतूस के प्रयोग को लेकर के ही प्रारंभ हुआ, और फिर जो है धीरे धीरे करके सैनिकों ने विद्रोह किया, ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो ये धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये संदेह होता गया, और जब एनफील्ड राइफल्स और उसके कारतूस की बात आने लगी सामने, सैनिकों में ये अफवाह फैलने लगी, और जिस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारी उस विषय को गंभीरता से न लेकर के एक चलताऊ मामले के रूप में उसको लेना प्रारंभ किए, तो ये जो है फिक्स हो गया। तो हम यही कहेंगे अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह बी। अगला, मंगल पांडे की घटना हुई मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो मंगल पांडे की घटना हुई बैरकपुर में, ठीक है। तो 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने
इस कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे और उसने जो है विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और दो अपने ब्रिटिश अधिकारियों को, ह्यूसन और बाग, इन दोनों को जो है उसने गोली मार दी। ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने। ठीक है, ये बैरकपुर में हुआ, लेकिन मुख्य विद्रोह तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? तो निश्चित रूप से मंगल पांडे बैरकपुर, वर्तमान पश्चिम बंगाल। ठीक है, मंगल पांडे सिपाही थे, तो मंगल पांडे 19वीं नेटिव, 25वीं, 49वीं, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है सिपाही थे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। तो 5 का जो हमारा उत्तर है वो है कोई नहीं, सभी गलत है। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खान, हसन खान। देखिए, 1857 की क्रांति, जब 10 मई को मेरठ में समस्त सेना ने विद्रोह कर दिया, तो वो 11 मई की रात तक जो है दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से ये निवेदन किया कि आप जो है हमारा नेतृत्व करिए। तो बहुत अनमने ढंग से और उन्होंने आखिरी मुगल में विलियम डेल रिम्पर ने बहुत स्पष्ट रूप से इन सारे घटनाक्रम को विस्तार से बताया है। बहुत असमंजस स्थिति में थे, बहादुर शाह द्वितीय बहुत बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, लेकिन फाइनली उन्होंने ये मान लिया या मनवा लिया गया कि नहीं, आप नेतृत्व करेंगे विद्रोही सैनिकों द्वारा। तो उन्होंने अपने पुत्र मिर्जा मुगल को ये एक तरह से सेनापति, कमांडर इन चीफ नियुक्त किया इस पूरे जो है विद्रोह के दौरान दिल्ली सेंटर का। लेकिन जो मुख्य नेतृत्व करता था, ये तो केवल नाम के थे मिर्जा मुगल, लेकिन जो मुख्य नेतृत्व करता था वो था बख्त खान। ठीक है, ये एक पख्तून थे जो कि ब्रिटिशों की नौकरी करते थे, ब्रिटिश सेना में ये थे और ये सूबेदार के पद पर तैनात थे। तो इन्हें ब्रिटिश शैली से को ये बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। तो इन्होंने ही दिल्ली का नेतृत्व करने का काम किया। ठीक है, इनका नाम बख्त खान और इन्हें ही साहब आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह द्वितीय द्वारा दिया गया। तो सी हमारा उत्तर होगा, बख्त खान। ठीक है, चलिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यही मुख्य कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यहाँ के देशी शासकों के राज्यों को हड़पा जाने लगा। अवध को हड़प लिया गया, नागपुर को हड़प लिया गया, झांसी को हड़प लिया गया, पेशवा के दत्तक पुत्र धोधू पंत की उनकी पेंशन बंद कर दी गई। इसके अलावा मुगल बादशाह को एकदम दयनीय हालत में कर दिया गया। इसके अलावा आर्थिक कारण देखें तो बहुत सारे जो है विऔद्योगिकरण की तरफ भारत पहुंच रहा था, कुटीर उद्योग समाप्त हो रहा था। ठीक है, कच्चा माल इंग्लैंड में निर्यात किया जा रहा था, वहां से पकाया माल यानी प्रोसेस्ड गुड्स जो है यहां भारत में आ रहा था। ठीक है, भू राजस्व की नई नीतियां आ रही थी, ज्यादा भू राजस्व वसूला जा रहा था, सब लोग परेशान थे। ठीक है, धार्मिक कारण बताया ही, ईसाई मिशनरियां चारों तरफ सर्वव्यापी हो गई थी। अन्य धर्मों के साथ भेदभाव किया जाता था, ये समाज में भी था, सेना में भी था। ब्रिटिश अपने को उच्च कुल का मानते थे, भारतीयों को सुअर और काले की संज्ञा देते थे। कई स्थान ऐसे होते थे जहां स्पष्ट रूप से लिखा होता था कि भारतीय और कुत्ते यहां पर जो है नहीं घुस सकते, नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये सब कारण, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी। ठीक है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स संवाददाता कौन थे? टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? ये W.H. रसेल थे और उन्होंने ही ये लिखा था। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो मेरठ से ये प्रारंभ हुआ
और विद्रोही दिल्ली की तरफ चल पड़े। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यह हम प्रथम घटना कहेंगे। या प्रथम के बाद जो है द्वितीय घटना मेरठ में पहले विद्रोह हुआ, उसके बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए 11 मई तक। ठीक है, तो ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, इन सब में ये प्रथम घटना है। ठीक है, अब आइए एक प्रकार से कैसे विद्रोह का प्रारंभ हुआ और कहां कहां से ये जो है पनपा, वो सारा विषय हम जो है देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जनवरी 1857 से ये अफवाह फैलनी शुरू हो गई थी कि नहीं, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है कारतूस में। ठीक है, तो पहली बार 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये छोटे स्तर पर हुआ। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने कारतूस प्रयोग से इनकार कर दिया और उन्होंने विद्रोह किया और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, रेजिमेंट भंग कर दिया गया। अब ये उबाल तो हर जगह के सेंटर पे हो रहा था। मेरठ ब्रिटिशों का एक बहुत बड़ा सेंटर था। ठीक है, बहुत बड़ी छावनी थी। यहां पर 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के कुछ सिपाहियों ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ब्रिटिश सरकार सख्त हुई और इन सिपाहियों को 9 मई 1857 को सेवा से बर्खास्त कर दिया और 10 वर्ष की सजा भी हुई। तो केवल सेना से निकाला ही नहीं, इनको 10 वर्ष की सजा भी दे दी गई। और ये कब हुआ? 9 मई 1857 को। उसके अगले ही दिन क्या हुआ इसके परिणाम में? तो 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। जो साथी उनके कैद में थे उनको मुक्त करवाया और ये सभी लोग मिलकर के दिल्ली पहुंच गए और 12 मई तक दिल्ली पर इन विद्रोही सैनिकों का अधिकार हो गया 1857 में। ठीक है, सैनिकों ने वहां जाके कहा बहादुर शाह द्वितीय को कि आप अब हमारा नेतृत्व करिए। ठीक है, अनमने ढंग से नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह द्वितीय तैयार हुए। फौजी और गैर फौजी मामले देखने के लिए बखत खां के नेतृत्व में एक परिषद गठित हुई। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली बहुत आसानी से विद्रोहियों के हाथ में आ गई थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक दिल्ली पर अधिकारिता नहीं बना के रखी जा सकी। और यही कारण था कि जो और सेंटर्स थे, चाहे अवध था, चाहे झांसी था, चाहे जगदीशपुर था, चाहे कानपुर था, वो चाहे इलाहाबाद था, वो सब सेंटर्स कमजोर पड़ने लगे जब उन्हें पता चल गया कि दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार समाप्त हो गया। ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को अपने अधिकारिता में ले लिया है। तो 12 मई को अधिकारिता में आई दिल्ली, या 11 मई को, और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इसी युद्ध में जॉन निकलसन मारा गया। जॉन निकलसन को जो है एक बहुत प्रेरणा स्रोत के रूप में अंग्रेज सैनिक देखते थे। ठीक है, इसको राक्षस की संज्ञा दी जाती थी कि मतलब जॉन निकलसन आ गया तो अब किसी की कोई भी साथ नहीं है। ठीक है, तो जॉन निकलसन मारा गया। अब आइए अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तो 1856 में एक अधिनियम बना, सेना भर्ती अधिनियम, और उस सेना भर्ती अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अगर विदेश जाने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप अनिवार्य रूप से विदेश जाएंगे, मना नहीं कर सकते। जैसे हिंदुओं में उस समय यह बात प्रचलित थी कि समुद्र की यात्रा अगर कोई करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, इस तरह की एक मान्यता थी। ठीक है, तो बहुत सारे हिंदू जो है समुद्र से वो मतलब दूसरे देश में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इस सेना भर्ती अधिनियम 1856 ने कहा कि नहीं, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को दोस्त आप मना नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि विदेश सेवा जब होती थी, विदेशों में जाना होता था, तो भत्ता उसके लिए दिया जाता था। वो विदेशी भत्ता भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भत्ते की रोकथाम। अब इसमें से हम देखें
तो सब हमें दिखता है। अधिकारियों की अक्षमता हमें नहीं दिखती है। हाँ, अधिकारियों का दुर्व्यवहार था भारतीय सैनिकों के साथ। ये अधिकारी ठीक बर्ताव नहीं करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, ये तो सही है, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता ये ठीक कारण नहीं है। अगला, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवारें। देखिए, 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। मोटे तौर पे मैं कहूं तो जो अंग्रेज इतिहासकार हैं सबने इसे केवल एक सैनिक विद्रोह माना है, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे भारतीय इतिहासकारों ने भी इसे सैनिक विद्रोह माना है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, जैसा कि बीडी सावरकर ने कहा। ठीक है, तो जब सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी योजना बनाई गई थी, अचानक से नहीं हुआ, तो फिर इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई होगी, यह भी माना जाता है। तो यह कहा जाता है कि कमल और रोटी ये प्रतीक था। कमल और रोटी आपस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी सन्यासियों के द्वारा, और उसी को ये प्रतीक बनाया गया था, कमल और रोटी। ठीक है। हाँ, अब जो लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं और अचानक कहते हैं कि मेरठ से उठ गया, तो फिर तो ये बात गलत हो जाएगी। अगला, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो निश्चित रूप से झांसी, मेरठ, दिल्ली। तो दिल्ली सबसे पहले चला गया। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को ही दिल्ली निकल गया। अगला, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था और जिनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, इनका जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। तो खान बहादुर, जो कि रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे और अंग्रेजों के पेंशन पर ये जीवित थे, 1857 की क्रांति को जब इन्होंने देखा तो पहले तो इन्होंने अनमने ढंग से ही उसको रिस्पॉन्ड किया, कोई उसमें सहयोग का इनकी भूमिका नहीं थी। फिर ये सक्रिय रूप से सहयोग में आए और पूरा कंट्रोल जो है बरेली का इन्होंने ले लिया, प्रशासन स्थापित कर ली और 40,000 की एक बड़ी सेना इन्होंने इकट्ठा करके जो है अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। ठीक है, तो 15 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर। तो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। यहीं पर जो है ह्यूरोज से लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई मारी गई, यहीं पर इनकी समाधि बनाई गई। ठीक है, तो 16 का उत्तर है हमारा डी। अगला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? अब देखिए, ये बहुत लेटेस्ट प्रश्न है 2021 का। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई कहां? ग्वालियर में। ठीक है, और इनका जन्म कहां हुआ? तो बनारस में जन्म हुआ, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई। रानी कहां की थी? तो झांसी रियासत की रानी थी। अगला, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का, गफ का, नील का, हैवलॉक का। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। ठीक है, 18 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अब आइए पूरा जो विद्रोह के प्रमुख सेंटर्स थे उनकी एक बार हम चर्चा कर लें, फिर इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। आप जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी बात को प्रारंभ करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बहुत शानदार पीपीटी बनाई गई है जिसमें अवध, कानपुर और झांसी को कवर किया गया है। ठीक है, तो 30 मई से 4 जून 1857। ठीक है, लखनऊ के सिपाहियों का विद्रोह हुआ। बिरजिस कादिर, जो भूतपूर्व यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित करके बेगम हजरत महल ने मोर्चा यहां पर खोल दिया। ठीक है, जून तक संपूर्ण अवध में विद्रोह हुआ। अवध सबसे बड़ा सेंटर रहा विद्रोह का। ठीक है, यहां बहुत सशक्त विद्रोह हुआ, बहुत लंबे समय तक विद्रोह चला
और 1857 के विद्रोह में हम देखें तो अवध का जो अधिग्रहण किया गया था डलहौजी के द्वारा कुप्रशासन का आरोप लगा करके, तो बड़ी स्थिति वहां जो है पलट गई थी और इस नाते से जो है अवध में बहुत जबरदस्त विद्रोह हुआ। और दूसरी बात है कि सबसे अधिक सिपाही जो ब्रिटिश सेना में उस वक्त थे वो अवध से ही थे, लगभग 75,000 सैनिक थे। ठीक है, तो कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। उसी तरह से कानपुर में, तो कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बिठूर के पास कानपुर में, वहां पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके दत्तक जो पुत्र थे जिनका नाम धोधू पंत था, जिन्हें लोग नाना साहब कहते थे, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। अब नाना साहब ने बहुत प्रयास किया ब्रिटिश सरकार से, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा उस समय कि ये जो पेंशन दी जा रही थी ये पेशवा की पेंशन ना होकर के ये जो है वो बाजीराव द्वितीय की पर्सनल पेंशन थी, इसलिए ये उनके मृत्यु के बाद समाप्त हो गई। ठीक है, तो वो भी दुखी थे। तो यहां पर 5 जून 1857 को नाना साहब धोधू पंत को पेशवा घोषित किया गया। इनके 2 सरदार, एक तात्या टोपे और इनके एक सलाहकार जो है अजमुल्ला। ठीक है, जनरल सर ह्यू व्हीलर का यहां पर आत्मसमर्पण हुआ। हेवलाक और नील की संयुक्त सेना ने पुनः कानपुर पर अधिकार किया। 27 नवंबर को ग्वालियर की विद्रोही सेना का पुनः कानपुर पर कब्जा हो गया, सिंधिया की सेना ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर फाइनली कैंपबेल द्वारा कानपुर पर संपूर्ण अधिकार कर लिया गया। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई और इनके पति गंगाधर राव, इन लोगों को पुत्र और पुत्री कोई नहीं प्राप्त हो सकी, तो इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, लेकिन डलहौजी ने कहा कि हम इस दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देंगे और लावारिस का वारिस कौन बनेगा। डलहौजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि लावारिस का वारिस है ब्रिटिश राज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो झांसी को हड़प लिया गया, लेकिन अन्य शासकों की तुलना में जिनके राज्य छीने गए थे, महारानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय का प्रतिकार लेने का ठाना और उनका एक वाक्य, ऐतिहासिक वाक्य बन गया कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और इन्होंने फिर 5 जून 1857 को प्रारंभ किया। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो मई 1858 में ह्यूरोज स्मिथ की संयुक्त सेना द्वारा रानी पर धावा बोला गया। रानी वीरगति को प्राप्त हुई और ग्वालियर में ही इनकी समाधि बनाई गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे। तो निश्चित रूप से 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। बिरजिस कादिर को इन्होंने नवाब घोषित किया। अगला, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, निश्चित रूप से बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। देख रहे हैं कितना प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल, तात्या टोपे। तो निश्चित रूप से हजरत महल हमारा उत्तर होगा सी। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने हटा दिया है, उसके बाद भी इतने रिपीटेड प्रश्न आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने हटाया है। ठीक है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे। तो मौलवी लिकायत अली ने इलाहाबाद सेंटर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अब यहां पर आप देखें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। जो है इसमें स्पष्ट रूप से विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे, विद्रोह वहां होने की जो तिथि थी, जो क्रांतिकारी थे और जिन्होंने उस विद्रोह को समाप्त किया अंग्रेज अधिकारी, वो सब यहां पर आपको दिया गया है। आप यहां देख लें, दिल्ली मई 1857, बहादुर शाह जफर और बखत खां। ठीक है, जॉन निकलसन और हडसन उन्मूलन करता, ये सब है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। कहते हैं कि अवध का कोई ऐसा घर नहीं था जहां से कोई एक सिपाही न हो, और लगभग 75,000 की स्ट्रेंथ केवल अवध के सिपाहियों की थी। ठीक है, चलिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। ठीक है,
तो तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये महाराष्ट्र के निवासी थे। जब निर्वासित किया गया पेशवा को बिठूर में, कानपुर के पास, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद, तो इनके पिता रामचंद्र पांडुरंग के पिता जो है यहां बिठूर में आ गए और फिर नाना साहब भी दत्तक पुत्र, तो नाना साहब के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। तो तात्या टोपे ने नेतृत्व देने का काम किया, पहले नाना साहब के साथ और उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के ये लड़े। और फिर जब लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तो उसके बाद अकेले दम पर इन्होंने एक बड़े इलाके पर जो है विद्रोह को का अस्तित्व बनाए रखा। लेकिन इनका एक मित्र कहते हैं मान सिंह, उसने जो है इनको धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये तात्या टोपे की कहानी है। अगला, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो निश्चित रूप से ये तात्या टोपे के बारे में है। उनको उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया और जो है इनको बंदी बना लिया गया और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, बी हमारा उत्तर है। अगला, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबद्ध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह वर्तमान भोजपुर और उस समय के शाहाबाद जिला आरा में जगदीशपुर रियासत के एक शासक थे। बड़ा उल्लेखनीय इनका कृत्य है 1857 की क्रांति को जब हम देखते हैं। कहा जाता है कि ये 80 वर्ष की अवस्था में थे जब इन्होंने क्रांति का नेतृत्व संभाला और ये एकमात्र क्रांतिकारी हैं, एकमात्र नेतृत्वकर्ता हैं जिन्हें अंग्रेज नहीं हरा सके। और इन्होंने, मान लीजिए घायल होने के बाद ही इनकी मृत्यु हुई, लेकिन अंग्रेजों की गोलियों से ये नहीं मरे, उनकी तलवारों से ये नहीं कटे और जब तक जीवित रहे इन्होंने अंग्रेजी सेना को बार बार हराने का काम किया। तो बहुत विलक्षण प्रतिभा के ये धनी थे और इसीलिए इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। हालांकि ये पूरे भारत के सिंह है, लेकिन बिहार का सिंह इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर है बिहार। अगला, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बिहार में इनसे जुड़ा हुआ इतना प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि उसकी कोई हद नहीं है। और देखिए अभी तो ये लेटेस्ट प्रश्न है 2021 का। ठीक है, तो इनकी रियासत का नाम था जगदीशपुर, आरा के पास ये रियासत थी। अगला, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए। ए हमारा उत्तर होगा। ठीक है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? देख रहे हैं, जबकि मैंने 10 से ज्यादा प्रश्नों को हटा दिया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से कुंवर सिंह हमारा उत्तर है 31 का ए। अगला, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, डी हमारा उत्तर है। ठीक है, बिहार में तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो दीवान मनीराम दत्त ने कंदपेश्वर सिंह को, जो अंतिम राजा के पौत्र थे, उनको राजा घोषित किया और क्रांति का बिगुल इन्होंने फूंक दिया। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त, ये हमारा उत्तर है। अगला, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो निश्चित रूप से जगदीशपुर केंद्र था। ठीक है, कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खान, महाराज राम सिंह, तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 35 का डी
हमारा उत्तर है। आगे हम ये भी समझेंगे कि आखिर 1857 के क्रांति में मैक्सिमम राजा और नवाब क्यों तटस्थ बने रहे, या फिर क्यों अंग्रेजों के वो सहयोगी बन गए और विद्रोहियों की तरफ वो नहीं आए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा। तो जयपुर ये रियासत, ठीक है, ये केंद्र नहीं थी। नीमच में भी क्रांति हुई, आउवा में कुशल सिंह, अजमेर, ठीक है। देखिए, अगर हम केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक स्थिति ये हो गई थी कि मराठों ने, उसके बाद पिंडारियों ने स्थिति इतनी बिगाड़ दी थी, और मराठों ने तो इतना लूटा था राजस्थान को, इतना लूटा था कि बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। जो राजस्थान के शासक थे, पूरे शासक कमजोर हो गए, आर्थिक रूप से भी, सैनिक रूप से भी बड़ी स्थिति डमाडोल हो गई और पूरी अव्यवस्था फैल गई थी। जब इनका मन करता था घेर लेते थे और 5-10 लाख रुपए लेकर के ही जाते थे। और अब तो स्थिति ये हो गई थी कि जो प्रोमिनेंट मराठा लीडर थे, जैसे इंदौर के होलकर, सिंधिया, एक जमाने में ये लोग डायरेक्ट अभियान करते थे, लेकिन अब तो इनके सरदार अभियान करने लगे। तो बड़ी स्थिति खराब हो गई थी और बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। तो अंग्रेजों ने एक एक करके राजस्थान की रियासतों की अव्यवस्था को दूर किया। अब जैसे राजा जब कमजोर होता है तो उसके नीचे जो ठिकाने होते हैं, यानी उसके नीचे जो सरदार होते हैं, वो उसके विरुद्ध होने लगते हैं। तो सभी जो शासक थे राजपूताने के, वो उस समय तक, जब इन्होंने सब्सिडरी अलायंस पर सिग्नेचर किया, उससे 50 साल पहले तक जो है बड़ी परेशान की स्थिति में हो गए थे। एक तो उनको जो है ये हर समय आ जाने वाले और फिरौती मांगने वाले लोग थे उनके सामने, और दूसरे उनके सरदार ही उनसे आंख मिलाने लगे, उनको निर्णय को न मानने लगे। तो अंग्रेजों के साथ जाने के बाद, सब्सिडरी अलायंस करने के बाद, राजपूताने के शासकों की स्थिति सुधरी और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। और उसके बाद जो लूट मार का पूरा वातावरण बन गया था, जो अव्यवस्था बन गई थी, उस अव्यवस्था को भी अंग्रेजों ने दूर किया। कितनी अव्यवस्था थी उस समय भारत में कि आप समझ लीजिए कि चित्तौड़ के शासक को अंग्रेजों से यह निवेदन करना पड़ा कि हमको काशी और गया की यात्रा करा दीजिए। हमारे जो पूर्वज हैं उनके अस्थि कलश जो है कई सदियों से रखे हुए हैं, अब हमको जा करके उनको प्रभावित करना है और हमें गया में जाना है, पिंडदान करना है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों से कहना पड़ रहा था। ये स्थिति बहुत खराब, बहुत अव्यवस्था। इसलिए कई लोगों ने तो ये कहा कि अगर 1857 की क्रांति में राजस्थान के शासक शामिल होते हैं तो उन्हें यह माना जाएगा कि वो अंग्रेजों के साथ एहसान फरामोशी कर रहे हैं, यानी माने कृतज्ञता कर रहे हैं कि मतलब किसी व्यक्ति ने आपके साथ इतना सहयोग किया, अब आप उसके विरुद्ध कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम चीजों को पढ़ते हैं, मैं ये पॉइंट इसलिए बताना आपको चाह रहा था कि बड़ा अलग अलग जो है इतिहास है, बड़ी विविधता है भारत में, ठीक है। तो अब वहां पर सारे शासक जो है अंग्रेजों के साथ ही रह गए, लेकिन जो सरदार थे, यानी जो ठिकाने राजस्थान में होते हैं, राजा के नीचे उसके जो है सरदार थे, वो जो है 1857 की क्रांति में विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि राजा को बहुत ताकत मिल गई थी, उनका जो प्रभाव था वो कम हुआ था, ठीक है। चलिए, इतनी बात हो गई। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखनलाल चतुर्वेदी। तो निश्चित रूप से शहादत खान ने इंदौर में क्रांति का नेतृत्व किया। सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, ठीक है। तो इसका उत्तर है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 38 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, ठीक है। तो ये जो मौलवी साहब थे, ये तमिलनाडु के आरकाट के थे और कहा जाता है कि ये फैजाबाद में आकर के बस गए और इन्होंने फैजाबाद में इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ए हमारा उत्तर है। अगला, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को गालिब ने देखा था, ठीक है। गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। सी हमारा उत्तर है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा और इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में हुई, ठीक है। ये हमारा उत्तर है। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर
और भगत सिंह। तो निश्चित रूप से भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। ठीक है। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित कौन संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें से बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, उधम सिंह संबद्ध नहीं थे। उधम सिंह कौन थे? तो उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जलियांवाला बाग में उपस्थित थे, जब हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। तभी उधम सिंह ने यह प्रण लिया कि मैं माइकल ओडायर, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, उसको मारूंगा। और लंदन में जाके मार्च 1940 में इन्होंने माइकल ओडायर को गोली मारने का काम किया और पूरे ब्रिटिश सरकार को जो है हिला करके इन्होंने रख दिया। अपनी प्रतिज्ञा को इन्होंने पूरा किया। ठीक है। इतना इस तरह के जो है, जब राष्ट्र में लोग रहते हैं तो उस राष्ट्र को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। ठीक है। सोचिए कैसी दृढ़ प्रतिज्ञा होगी ये। अगला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो कहते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सिंधिया राजवंश, ग्वालियर के सिंधिया सर दिनकर राव जो इनके मंत्री थे, उन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद करने का काम किया। केनिंग ने लिखा भी है कि अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाएगा तो हमें कल ही भारत से अपना बिस्तर गोल करना पड़ेगा, यानी भारत से भागना पड़ेगा। तो सिंधिया, अब चूंकि सिंधिया के साथ दिक्कत यह हो गई कि मान लीजिए इतिहास में तो सब लिखा ही है, अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी कविता में लिख दिया कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। ठीक है। तो अब ये बात जो है बार बार सिंधिया को लेकर के उठाई जाती है। और आप जानते हैं इस समय की राजनीति में बहुत प्रोमिनेंट परिवार है सिंधिया परिवार। ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वर्तमान में है, उनके पिता माधवराव सिंधिया बहुत बड़े नेता कांग्रेस के रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय बीजेपी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ राजस्थान की 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं। इसके अलावा उनकी एक और बुआ, वो मध्य प्रदेश में मंत्री रही हैं। इसके अलावा उनकी दादी माँ, उनको तो माना जाता है कि जन संघ और बीजेपी की वो जो है उन्होंने ही प्रतिष्ठा कराने का काम किया, राजमाता विजय राजे सिंधिया। तो बहुत प्रोमिनेंट फैमिली है उनकी जो है। अब ये कविता भी है तो बार बार ये बात आ जाता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम राजा 1857 की क्रांति में या तो तटस्थ रहे या उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोहियों का साथ जो है किसी ने भी देने का काम नहीं किया। और इसका ये कारण ये था कि देखिए, सब्सिडरी अलायंस करने के बाद जो राजाओं की अधिकारिता थी वो बहुत कमजोर हो गई थी। उनके पास ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह गई थी कि उनको क्या करना था। उनके राज्य में जो सैनिक सेना थी उसके भी अधिकारी कौन थे? ब्रिटिश ही थे। और उसमें सैनिक भी ब्रिटिश थे। सेना उनके कंट्रोल में सीधे सीधे थी ही नहीं राजाओं के। ठीक है। तो वो कहां से फिर विद्रोहियों की मदद करें? और ब्रिटिश रेजिडेंट बैठता था राज्य में। तो हम आज तो कह देते हैं कि किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी स्थिति भी उस तरीके से नहीं थी। लेकिन मान लीजिए अब लोक में जो फैला है, ठीक है, तो ग्वालियर के सिंधिया हम कहेंगे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। तो 1857 की क्रांति की असफलता में एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय जो शिक्षित भारतीय था उसने जो है तटस्थता बना ली। ठीक है। मैकाले की शिक्षा से निकले हुए शिक्षित भारतीयों की नई पीढ़ी थी जो ये मानती थी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भविष्य उन्मुखी है, वही देश में डेवलपमेंट कराएगी, देश की व्यवस्था को सुधारने का काम वही करेगी। और एक चीज स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ब्रिटिशों ने इतना तो निश्चित रूप से किया, कई लोगों को लगेगा कि एक शांति का वातावरण दिया। नहीं तो आप देखेंगे तो पूरा 17वीं शताब्दी हम देखेंगे तो पूरा अशांत भारत हमें दिखता है, जिसमें कि स्थिति ये है
कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी को देखें हम, तो जिसमें स्थिति यह है कि पानीपत में तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा है, तो लाखों लोग मराठा सेनाओं के साथ चल दे रहे हैं। क्यों? कि हम जा करके इनके साथ दर्शन पूजन करने का काम कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जब तक समूह में नहीं चलेंगे, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकते थे, मार्ग में आपको लूट लिया जाएगा। मतलब स्थिति बड़ी जो है वो हो गई थी। तो इनको लगा शिक्षित भारतीयों को कि ये अंग्रेज ही देश को आगे लेकर के जाएंगे, और ये जो राजा हैं, जमींदार हैं, ये पुरातन पंथी हैं, और ये अब पीछे भारत को ले जाने के मामले प्रयास में हैं, जो कि अब ठीक नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। तो शिक्षित भारतीयों को ये उम्मीद थी अंग्रेजों से कि वो अंग्रेजों भारत को और मॉडर्न करेंगे, इसे डेवलप करेंगे, और इन्हीं के हाथों में जो है भारत ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए उन्होंने तटस्थता बनाई रखी, और कहा जाता है कि बम्बई में और कलकत्ता में कुछ जगहों पर शिक्षित भारतीयों ने प्रार्थना की कि इस विद्रोह को अंग्रेज दबाने में सफल हो जाए। अगला, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, जमींदार। तो खेतिहर मजदूर और साहू कृषक ने भाग लिया इसमें। 1 और 3 पूछा क्या जा रहा है? नहीं लिया। तो साहूकार और जमींदार ने नहीं लिया, यानी 2 और 4। तो यही हमारा उत्तर है डी। देखिए 1857 की क्रांति के जब हम विस्तार को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि बहुत सीमित स्तर पर 1857 की क्रांति हुई थी। दक्षिण भारत लगभग, पश्चिमी भारत लगभग, और पूर्वी भारत लगभग इस क्रांति से अछूता ही बना रहा। शिक्षित भारतीयों ने भी अपनी तटस्थता बनाए रखी, और केवल वही लोग आगे आए जिनकी या तो रियासत छीन गई थी, जिनकी या तो पेंशन छीन गई थी, वही लोग इस क्रांति में आए। बाकी मैक्सिमम शासक, चाहे हैदराबाद का नवाब हो, चाहे भोपाल के नवाब हों, चाहे सिंधिया हों, चाहे होलकर हों, चाहे नाभा जिंद के शासक हों, सब लोगों ने या तो तटस्थता बनाए रखी। हैदराबाद का निजाम तो बहुत जो है प्रमुखता से ब्रिटिशों की मदद भी कर रहा था, तो सीमित स्वरूप था। अब आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है ना, नेचुरल स्टेट, जो किसी तरफ नहीं थे। अब देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, ये मैसूर का पूरा जो है दिख रहा है, ये त्रावणकोर रियासत आपको दिख रही है, ठीक है। ये नेचुरल स्टेट है, ये ब्रिटिश अलाइड स्टेट है। देखिए कश्मीर, ये ब्रिटिशों की मदद कर रहे थे, ठीक है। मेवाड़ है यहां पर देखिए, ठीक है। हैदराबाद का पूरा निजाम, इतना बड़ा ये शासक था हैदराबाद का, ठीक है। इसके बाद स्टेट जो कि ब्रिटिश के साथ थे, लेकिन उनकी आर्मी जो है वो संघर्ष कर रही थी, ठीक है। इस तरीके से, और जहां पर क्रांति हुई, देख रहे हैं कितना जो है सीमित एरिया है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, फोर्स ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, नाना पेशवा, बिरजिस कादिर, नवाब अपौध, कुंवर सिंह, ठीक है, सामल तोमर, ये सब आप देखिए जो है, ये समझ आ रहा है कि कितना सीमित स्वरूप था। अगला, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के विरुद्ध बगावत नहीं की? विजयनगरम का राजा, तो विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्रोह किया। हैदराबाद का निजाम, तो हैदराबाद के निजाम ने कभी विद्रोह नहीं किया। तमिलनाडु के पोलीगरों ने कई बार विद्रोह किया। त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी के नेतृत्व में 1809 में विद्रोह हुआ, ठीक है। तो हम कहेंगे बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी में तो निश्चित रूप से विद्रोह हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, जगदीशपुर में कुंवर सिंह के नेतृत्व में, लखनऊ में बिरजिस कादिर को नवाब बना करके बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। तो चित्तौड़ पूरी तरह से अछूता रहा, राजस्थान की सारी रियासतें इससे अछूती रहीं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो अब ये देखिए, ये स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बिहार की परीक्षा आप दे रहे हैं तो पूछा जाएगा, नहीं तो ये जो है
अगर आप किसी और राज्य के स्टेट पीसीएस का परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। स्टेट रिलेटेड प्रश्न है। तो दानापुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा ये सब शामिल थे, केवल मुंगेर शामिल नहीं था। बी हमारा उत्तर है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए प्रयास करें। छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये प्रश्न है। तो बखत खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया दिल्ली में। ए का 4 हमें सी और डी में दिख रहा है। मौलवी अहमदुल्ला अवध, ठीक है। बी का 1 हमें ये मिला। कुंवर सिंह आरा, सी का 3 और नाना साहब ने कानपुर, ठीक है। तो डी का 2। तो हम क्या कहेंगे, सी हमारा उत्तर है। अगला फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ए का 4 हमें 2 जगह दिख रहा है। लखनऊ बेगम हजरत महल, बी का 3 हमें यहीं दिख रहा है। कानपुर, तो कानपुर जी मुल्ला, ठीक है। तो सी का 2 और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह, डी का 1। तो यही ए हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। संबलपुर सुरेंद्र शाही सुमेलित है। गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना सुमेलित है। कश्मीर गुलाब सिंह सही सुमेलित है। और लखनऊ लिकायत अली ये सही सुमेलित नहीं है। लखनऊ नहीं, लिकायत अली जो है इलाहाबाद सेंटर पे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। तो नाना साहब कानपुर, नाना साहब पेशवा, ए का 2 हमें सी और डी में दिख रहा है, ठीक है। नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली सेंटर पे थे, तो बी का 1, ठीक है। बी का 1 भी हमें दोनों जगह दिख रहा है। मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ, ठीक है। सी का 3, तो सी का 3 हमें यहां दिख गया, ठीक है। और मनीराम दीवान असम, ठीक है। तो डी का 4। तो नाना साहब ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो यही 52 का हमारा उत्तर है, वो है डी। अगला 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत चला गया। तो ब्रिटिश ताज का जो प्रतिनिधि था भारत में, उसे अब वायसराय कहा गया। सी हमारा उत्तर है। अगला, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो निश्चित रूप से सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अगला, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेर्से, सर यू व्हीलर। तो सर बेनेट हेर्से, सी हमारा उत्तर है, ठीक है। तो 55 का उत्तर है सी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था और यहीं पर महारानी की उद्घोषणा को पढ़ करके कैनिंग ने सुनाया था। तो उत्तर है ए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो विस्काउंट पामस्टन ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जब 1857 की क्रांति हुई। 1855 से लेकर 1858 तक और उसके बाद 1859 से लेकर के 1865 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलिस। तो उपरोक्त इन सभी लोगों का नाम 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो क्यों रहा। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी,
किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, सब होगा। लेकिन इसमें जो प्रोमिनेंट हमें लग रहा है वो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो सामान्य योजना नहीं थी, हमें कैसे बढ़ना है, क्रांति सफल हो जाएगी तो हमें क्या करना है, वर्तमान में हमें जो है क्या क्या योजनाएं बनानी है ताकि हम जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सके। अब इन्होंने क्या किया कि मेरठ से ये सीधे सिपाही दिल्ली पहुंच गए, उनको कुछ नहीं समझ में आया, वो सीधे जा करके बहादुर शाह द्वितीय से कहे कि आप हमारा नेता बनिए। बहादुर शाह द्वितीय की स्थिति ये थी कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एकदम जो है 80-82 साल के बूढ़े व्यक्ति जो है बहादुर शाह द्वितीय, तो वो क्या करते, तो कोई कुशल नेतृत्व तो मिला ही नहीं क्रांतिकारियों को। जहां पर भी आप देखिए वहां पर नेतृत्व तो बहुत कमजोर था। तो हम कहेंगे कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तो किसी को इस विद्रोह ने स्वयं से ये जोड़ ही नहीं पाया। अब चिट्ठी लिखने का काम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से हो रहा था, किसी राजा ने उनकी अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया। सबको समझ में आ रहा था कि इनका तो समय निकल गया है। ठीक है, चलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया है, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि राजपूत राज्यों में क्यों सफल हो गए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो निश्चित रूप से सभी स्थानीय जो राजा थे उन्होंने क्रांतिकारियों का कोई सहयोग नहीं किया। और इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको अभी बताई कि राजपूताना में क्या अंग्रेजों ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो जनरल जॉन निकलसन, ये तो दिल्ली में मारा गया था ना, जॉन निकलसन दिल्ली में मारा गया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, 2, 4 और 3 हम कहेंगे इन तीनों लोगों ने लखनऊ रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। तो 2, 3 और 4, तो सी हमारा उत्तर है। 2 महीने से अधिक समझ लीजिए कि ब्रिटिशों ने लखनऊ रेजिडेंसी को बचाए रखा। ठीक है, और वहां दिल्ली में भी जब वो दिल्ली शहर से उनका अधिकार समाप्त हुआ तो रीज पर जा करके वो बैठे रहे और फिर जो है सितंबर में उन्होंने दिल्ली को ले लेने का काम किया। तो ये तो निश्चित रूप से है कि इनकी जो सैन्य कुशलता थी, जो इनकी योजनाएं थी, वो उस समय के हिसाब से बहुत आगे थी और इनको मैच नहीं कर पा रहे थे भारतीय। ठीक है, विचार कीजिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। निश्चित रूप से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये दोनों का दोनों सही है। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, इसीलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो हम क्या कहेंगे, क और का दोनों सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर के विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर जो भी अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह ही बताने का प्रयास किया है। इसमें से जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने यह कहा कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। 64 का हमारा उत्तर है ए। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये जो है प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, हमने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा वो थे बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर दास सावरकर ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं, ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये पुस्तक बहुत जो है प्रसिद्ध पुस्तकों में रही। हमारे क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान जो है इस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन लोग बहुत पैसा खर्च करके इसको खरीदने का काम करते थे। अगला, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन को सरकार ने यह जिम्मेदारी दी कि आप जो है
इस पर पुस्तक लिखी है। तो इनकी पुस्तक जिसका नाम था 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई, मतलब इस क्रांति के 100 वर्ष होने के बाद। ठीक है, चलिए अगला। अब देख लीजिए क्रांति के स्वरूप को लेकर के किसने क्या कहा। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देख रहे हैं। तो एक एक करके हम रिवीजन कर लें। तो जॉन लॉरेंस ने कहा कि ये केवल सैनिक विद्रोह था और उससे अधिक कुछ भी नहीं था। सीले ने कहा कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। L.E.R. रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी हिंदू और मुस्लिम ये धर्मांध ईसाइयों के साथ युद्ध कर रहे थे। T.R. होम्स ने कहा यह बर्बरता तथा सभ्यता का संघर्ष था। तो बर्बर भारतीय थे और सभ्य अंग्रेज थे। जेम्स आउटरम और W. टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। बेंजामिन डिजरेल, ये राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। तो ये ब्रिटिश रूढ़वादी दल के नेता थे, तो विपक्ष के नेता थे, तो इन्होंने ऐसा कहा। अगला B.D. सावरकर, तो इनकी किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया गया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कहा। सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब एन एसे ऑन द काज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में इसे एक सैनिक विद्रोह बताया है। R.C. मजमूदार ने अपनी किताब द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 में कहा, और ये वाली जो बात है ना, ये बार बार कोट होती है क्योंकि पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है और पूरा जो है एक चरण में ये चलता है। अगर आप देखें तो क्या है, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इससे बड़ा प्रश्न पूछा गया है। एस.एन. सेन, यहां देखें सरकारी इतिहासकार लिखा है, इन्होंने पुस्तक लिखी 1857। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता, इन्होंने कहा, किंतु इसे सैनिक विद्रोह भी कहना गलत होगा क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो हम अगर देखें स्वतंत्रता से पूर्व, तो दो लोग हमें दिखते हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति पर लिखा है। एक तो B.D. सावरकर और दूसरे सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान तो 1857 की क्रांति में मौजूद थे, ये अंग्रेज सरकार की नौकरी कर रहे थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जो 1859 में प्रकाशित हुई, यानी 1857 की क्रांति के केवल 2 साल बाद, और जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तथाकथित प्रथम, देखिए वो प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। तो यह कथन संबद्ध है R.C. मजमूदार से। 68 का उत्तर है ए। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है डॉक्टर R.C. मजमूदार। अगला, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। ठीक है, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार तो डॉक्टर R.C. मजमूदार और डॉक्टर S.N. सेन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। अब उसके बाद धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपना प्रारंभ हुई, फिर उसके बाद कांग्रेस का निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके एक राष्ट्रीयता का चरित्र हमारे अंदर डेवलप हुआ, जिसमें हमें पता है कि हम कहीं के भी हों, किसी भी राज्य के हों, लेकिन पूरा भारत हमारा ही है। ये उस समय भावना नहीं थी, और यही भावना नहीं थी इसीलिए छोटे छोटे राज्य जो है लुटेरे, मध्यकालीन भारत की बात करें तो आते थे और भारत को लूट लेते थे, यहाँ पर शासन भी स्थापित कर लेते थे, यहाँ की मूल जनता पर अत्याचार भी कर लेते थे। एकता नहीं थी, राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी, सब लोग बटे हुए थे। अब बताइए, अब कौन बॉर्डर से आएगा आज के समय में? ठीक है, जो लोग उस जमाने में आते थे उन लोगों की तो हैसियत एकदम बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत एक राष्ट्र के रूप में है, पूरा देश एक है। तो अब देखिए कोई नहीं आएगा वहां से, और आएगा तो वहीं से मार के भगा दिया जाएगा। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 4 अवधारणाएं हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, यह जरूरी नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा, बिल्कुल नहीं कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। तो यही है, देखिए जो आउटकम निकला 1857 की क्रांति का,
वो क्या था कि 1857 की क्रांति के बाद बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए, ब्रिटिश नीतियां भारत में परिवर्तित हुई, जिसका पहला शिकार खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, क्योंकि उसके हाथ से भारत का प्रशासन लेकर के भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। एक भारत परिषद बना दी गई लंदन में, जो 15 सदस्य थी। उसमें जो है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, भारत सचिव बना दिया गया, जिसे भारत मंत्री भी कहते थे। ठीक है, तो यही सी हमारा उत्तर है। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की? 1 नवंबर 1858 को महारानी ने प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो ये हमारा उत्तर है। अगला, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ठीक है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, तो ये कहा भी गया और इसको किया भी गया। 1947 तक रियासतों का अस्तित्व बना रहा, फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको समाप्त किया। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। भारतीयों एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। समान व्यवहार के लिए तो कहा गया, लेकिन समान व्यवहार कभी मिला नहीं। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो प्रयास किया गया कि हस्तक्षेप न ही हो, जैसे पहले विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? 3 वाक्य हैं। IS प्री 2014 का प्रश्न है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये तो था ही। कहा गया कि भाई ये सब नहीं होगा, भाई आप गोद लीजिए, दत्तक पुत्र रखिए, उसको अपना राज्य सौंप दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तो निश्चित रूप से भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करने के लिए ये नहीं था। तो 1 और 2, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो जैसा कि मैंने बताया, 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन आया। उसमें से सेना में भी बहुत सारे परिवर्तन आए, और इसके लिए जुलाई 1858 में पील आयोग, ठीक है, जोनाथन पील के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया, जिसे हम पील आयोग के नाम से जानते हैं। उसके द्वारा सेना का फिर से पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अगला, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया। भाई ये पूरी बात हम समझ लें एक PPT के माध्यम से। जैसे मैंने बताया कि 1857 के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आए। अगर हम वैधानिक परिवर्तन को देखें तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। ठीक है, सीमित स्थानीय निकाय का आगे प्रावधान किया गया रिपन के समय। सेना का पुनर्गठन क्या हुआ? तो देखिए, अंग्रेजों ने यह 1857 की क्रांति के बाद कहा कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें हम युद्धक कहेंगे, मार्शल कौम, और कुछ ऐसी जातियां जिन्हें हम गैर युद्धक कहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने युद्धक किसे कहा, मार्शल कौम किसे कहा? तो कहा कि पंजाबी, गोरखा, पठान और ये मार्शल कौम है। ठीक है, और गैर युद्धक किसे कहा? तो वही जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उनको इन्होंने क्या घोषित कर दिया कि ये गैर युद्धक हैं। ठीक है, तो इनमें अवध, बिहार, मध्य प्रांत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को डाल दिया गया, और यह कहा गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है, तो पंजाबी, गोरखा और पठानों को सेना में भर्ती करना है, क्योंकि ये सभी, चाहे पंजाबी रहा हो, चाहे गोरखा रहा हो, चाहे पठान रहा हो, ये सबने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, और अवध के सिपाहियों ने तो विद्रोह ही कर दिया, तो इनको बंदी कर दिया गया। तो युद्धक और गैर युद्धक का वर्गीकरण किया गया कि भाई जो हमारे साथ रहा अब उसे ही हम जो है आगे रखेंगे, क्योंकि हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक विद्रोह और हम नहीं झेल सकते। ठीक है, इसके अलावा सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का औसत सुधारा गया। तो बंगाल में यह कहा गया कि अगर 2 भारतीय सैनिक है तो उस पर 1 यूरोपीय सैनिक रखिए। ठीक है,
और बंबई में यह कहा गया, क्योंकि इधर विद्रोह नहीं हुआ था, तो यहां कहा गया कि अगर 5 भारतीय सैनिक है तो वहां 2 को रखिए, ठीक है, 2 यूरोपीय अधिकारियों को, सैनिकों को। और कहा गया कि ऊंचे पद पर केवल यूरोपीय अधिकारी हो, तो सूबेदार से ऊपर कोई भारतीय नहीं पहुंचता था, तो अधिकारी सारे कौन हो, यूरोपीय हो। इसके अलावा जो है यहां मैंने लिखा है कि भाई युद्धक जातियों को सेना में वरीयता दी गई और भारतीय सेना को समाज से काट दिया गया, ठीक है। अब उसको हम लोग नहीं समझेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति से पिछले वर्ष में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 76 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।